हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके पेपर 1 एग्जाम से रिलेटेड है। देखिए, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हमारे पेपर 2 से रिलेटेड थे, यानी जो एसएसटी वाला सेक्शन है या फिर जो साइंस वाला सेक्शन है पेपर 2 से रिलेटेड सीटेट एग्जाम का, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। और अब हम कुछ दिन जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि पेपर 1 सीटेट एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं ईवीएस से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो कल्चर से रिलेटेड या विभिन्न राज्यों की जो भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो कुड़ुक है ये झारखंड की यानी झारखंड का एक आदिवासी समूह है और उन्हीं के द्वारा ये जो भाषा बोली जाती है कुड़ुक भाषा, ये झारखंड की ही भाषा है, यानी झारखंड यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर देखिए, आपका एक क्वेश्चन है जो कि ईवीएस के अंदर पूछा जाता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन। और काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो इसके लिए हम अलग से भी जो क्लास है वो लेकर आएंगे इस टॉपिक पर रिलेटेड, यानी कि जो हमारे डायरेक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक हो गए, यानी जो भी क्वेश्चन होंगे डायरेक्शन से पूछे जाने वाले उनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े बड़े ये क्वेश्चन होते हैं। फिर है, आपका घर x पर स्थित है और आपका विद्यालय y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसको यहाँ पर बनाते हैं तो ये हमारा होता है नॉर्थ, ये साउथ और इस तरफ होता है ईस्ट और ये हमारा होता है वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं पेपर पर। तो देखिए, उसके बाद सबसे पहले जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जाए उसी हिसाब से आपको चलते रहना है। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया, तो हम घर से विद्यालय की ओर स्टार्ट करेंगे, यानी हम एक्स से यहाँ पर जाएंगे और 100 मीटर दूर जाते हैं उत्तर में। तो ये हम चले गए उत्तर में और ये हम 100 मीटर गए। फिर यहाँ पर ठीक पश्चिम में 75 मीटर हमको जाना है, तो पश्चिम यानी इस दिशा में हम जाएंगे 75 मीटर। तो ये हम 75 मीटर चले गए। इसके बाद अंत में आप 100 मीटर दूरी पर स्थित दक्षिण में, तो यहाँ से हम 100 मीटर कहाँ जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे। तो ये हम इस जगह आ गए और 100 मीटर दक्षिण में हो गए और ये हमारा विद्यालय है वाई। तो अब आपको बताना है वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो देखिए, जिसके सापेक्ष पूछा जाए वहीं से हमको डायरेक्शन देखनी होगी। तो विद्यालय के सापेक्ष है यानी y पर विद्यालय के सापेक्ष, तो हमें यहाँ से x की पोजीशन यहाँ पर बतानी होगी। तो ये डायरेक्शन हमको बतानी है और कितनी दूरी होगी। देखिए, हम 100 गए, 100 वापस आ गए और ये जो बीच का हमारा गैप है ये ऊपर वाले के बराबर होगा, यानी 75 सेंटीमीटर यही होगा। और जो दिशा होगी ये होगी पूर्व दिशा, यानी पूर्व की ओर है। तो 75 मीटर ठीक पूर्व में ये हमारा सही आंसर होगा। विद्यालय के सापेक्ष घर की स्थिति, तो विद्यालय से हम उस स्थिति को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी से रिलेटेड। ये भी आपका एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर ईवीएस में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, समय दूरी औसत चाल से रिलेटेड हो या फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हो। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी नागरहोल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो है वो 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर ये 2000 दिया हुआ है, ये 2020 ही है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि आपसे जो ईयर है वो सेम रहेगा, नहीं तो ये बहुत लंबा समय हो जाएगा और इसके हिसाब से आपका आंसर भी यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं ये गलत हो जाएगा। तो देखिए, इंग्लिश ही हमेशा मान्य होती है, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं 5 जून 2020 और 7 जून 2020 दिया हुआ है, लेकिन हिंदी में ये टाइपिंग मिस्टेक है कि यहाँ पर 2000 दिया हुआ है सन। तो ये आपको यहाँ पर ठीक करना है। और देखिए, औसत चाल आपसे पूछी गई है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल दूरी और टोटल समय आपको निकालना होगा। तो दूरी तो यहाँ पर दी गई है और समय ही यहाँ पर हमको ज्ञात करना मेन हमारा यहाँ पर चैलेंज रहने वाला है, मेन काम रहने वाला है, जो हमको समय यहाँ पर निकालना होगा। तो देखिए 5 जून 2020 से
7 जून 2020 और दिया हुआ है प्रातः 4:15। तो देखिए 5 जून प्रातः 4:15 से 7 जून 4:15 तक आप समय निकालेंगे तो हमारे कितने होते हैं, तो 5 से 6 के बीच, फिर 6 से 7 के बीच, ये हमारे 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे यहाँ हो गए और हम पहुँच गए 4:15 AM से 7 तारीख को 4:15 AM तक। लेकिन हमको यहाँ पर 7 तारीख वाला जो टाइम लेना है वो केवल और केवल 3:15 तक ही लेना है, यानी 1 घंटे कम लेना है। तो टोटल हमारे 48 आवर हुए, लेकिन हमको 1 घंटा कम लेना है, तो ये हमारे बचे 47 घंटे। तो टोटल समय हमारा हो गया 47 घंटे और दूरी हमारी है 2640 किलोमीटर। तो 2640 में 47 का भाग देंगे तो ये आपका जाएगा पहले 5 बार और फिर जाएगा यहाँ पर 6 बार। तो लगभग जो औसत चाल होगी वो हमारी 56 किलोमीटर पर आवर होगी। तो सही हमारा आंसर होगा 56 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि क्या है? तो अगर हम बात करें मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी अवधि, तो ये होती है हमारी अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि यही समय होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का। तो यही मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त अवधि रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वोल्क्रो को बनाया था, यानी इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जॉर्ज मिस्ट्रल के द्वारा। तो जॉर्ज मिस्ट्रल ने ही वोल्क्रो का उपयोग, यानी वोल्क्रो का जो आविष्कार है वो किया था। हम ये कह लें कि वोल्क्रो को बनाया था, जिसका उपयोग हम चिपकाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है? तो अरुणाचल जो प्रदेश है ये आपका पूर्ण राज्य है, मणिपुर पूर्ण राज्य है, मेघालय पूर्ण राज्य है। सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में किसमें एल्यूमिनियम की खान है? तो देखिए जो एल्यूमिनियम हमको प्राप्त होता है, तो ये जो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है, यानी बॉक्साइट से ही हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। और इसकी जो खान है या बॉक्साइट उत्पादन जो हमें देखने को मिलता है, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो उड़ीसा यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी यहीं पर आपको एल्यूमिनियम की जो खान है वो देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि किस पर आधारित होती है? तो देखिए जो ब्रेल लिप है इसका आविष्कार ब्रेल ने ही किया था, जो कि एक यानी इन्हीं के नाम पर ही इस लिपि का नाम रखा गया। और इस लिपि का उपयोग नेत्रहीन लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी उनको आपने देखा होगा कई जगह जो इंस्ट्रक्शन है या चीज़ें हैं, विवरण है लिखा होता है, तो वहाँ पर ब्रेल लिप से भी लिखा होता है, जिससे वो लोग समझ सकें, जो नेत्रहीन लोग हैं वो समझ सकें अच्छी तरीके से। इसीलिए इस लिपि का निर्माण किया गया था। तो आपसे पूछा गया है लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी जो उभरे हुए बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 6 बिंदु। तो 6 बिंदुओं पर ही ये लिपि आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। तो नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और जिसमें सही चरणों का जो यानी इन चरणों का जो सही क्रम है वो यहाँ पर दिखाया गया हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम मृदा को खोद कर नरम बनाएंगे, ये हमारा पहला स्टेप होगा। फिर हम प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना तो बाद का काम होगा। उसके बाद बीज बोना, ये हमारा 2nd नंबर का काम होगा। और फिर खरपतवार हटाना, ये हमारा 3rd नंबर का काम होगा। और फिर यहाँ पर प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे और फिर उसके ऊपर जो पत्तियाँ हैं, सूखी पत्तियाँ हैं, उनको हम यहाँ पर काटेंगे। यानी जो हमारा सही क्रम होगा वो ACD और उसके बाद EB, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए जब बात आती है शीत मरुस्थल की, तो देखिए गर्म मरुस्थल होते हैं जो कि आपको राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं? एक गर्म रेगिस्तान कहते हैं, जो कि यहाँ पर रेत ही रेत है और जो इंसुलेशन है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमारा राजस्थान वाला इलाका है। लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया गया ठंडा रेगिस्तान, यानी शीत मरुस्थल की बात की जा रही है। मरुस्थल का मतलब कि वहाँ पर जो वर्षा है वो बहुत ही कम होती है, सूखा क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है। तो ऐसा जो एरिया है वो है हमारा लेह लद्दाख।
तो लेह लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा, लेकिन वो शीत मरुस्थल होता है, ना कि यानी गर्म वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं, वो आपको बताना है इन सभी में। तो देखिए करेला, इसमें भी बीज होते हैं, खीरा में भी बीज होते हैं, उसके बाद चीकू में भी बीज होते हैं, भिंडी में भी बीज होते हैं, प्याज में ऐसा कोई बीज होता नहीं। तो जिसमें जिसमें प्याज ऑप्शन में है उसे आप पहले ही यहाँ पर अलग कर देंगे, तो इससे 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 नहीं, यहाँ पर हम एक ही एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए आलू इसमें आ गया तो ये भी आंसर नहीं होगा सही। फिर तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो देखिए इसमें भी आलू है तो ये भी सही नहीं होगा, एक ही यहाँ पर बचा हमारा ऑप्शन, तो यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, या दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है, तो 8 वृक्षों पर ही घूमता है मुश्किल से पूरे जीवन में। यानी ये भालू की तरह तो दिखता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या करता है, यानी हमेशा सोने में बिताता है 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में। तो ये जो हमारा जीव है ये है स्लॉथ। तो स्लॉथ ही वो जीव है, यानी काफ़ी से स्लो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए जो यानी एक तरफ आपको दिए गए हैं अधिकांश गांव यानी जो राज्य हैं या शहर हैं वो दिए हुए हैं, और दूसरे कॉलम में उनसे बने हुए यानी किस प्रकार के जो घर हैं उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो असम है यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, तो यहाँ पर आपको बांस से बने हुए घर देखने को मिलेंगे। तो यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3rd नंबर। फिर है लद्दाख, और लद्दाख में आपको मिलने वाले हैं पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें। तो ये आपको यानी कि बी का 2nd नंबर होगा। फिर है मनाली हिमाचल प्रदेश, तो मनाली में आपको पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलती है। तो सी का जो होगा वो 1st नंबर सही होगा। फिर है राजस्थान, तो देखिए राजस्थान में 2 ऑप्शन आपके बचे, तो बर्फ़ के घर तो राजस्थान में होंगे नहीं, तो मिट्टी के घर और कटीली झाड़ियों से बनी छतें ये आपको राजस्थान वाले इलाके में देखने को मिलेंगी। तो ए का 3rd, डी का 5, तो कई सारे ऑप्शन में है, लेकिन बी का 2nd और सी का 1st ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है। तो देखिए इस प्रकार से पृथ्वी होती है, लेकिन जब क्या होता है हम उसे 2D पर देखते हैं तो आप इस तरीके से एक दृश्य देखते हैं और आपको इधर देखने को मिलता है अमेरिका और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो आप सोचते हैं इधर के बाद पृथ्वी खत्म, इधर के बाद जैसा कि हम लोग बचपन में सोचते थे कि एक जाएंगे कहीं पर, यानी एक पृथ्वी का छोर होगा वहाँ से सब कुछ खत्म होगा, एक गड्ढा होगा जहाँ पर गिर जाएंगे, ऐसा हम लोगों की बचपन में सोच हुआ करती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, पृथ्वी पूरी गोल है, यानी यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है। आप एक तरफ से यानी अब ऑस्ट्रेलिया से आप इधर जाएंगे तो फिर आपको अमेरिका मिल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है यहाँ पर गोलाकार आकार है। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि हम भारत के लोग यानी भारत की जो पोजीशन है आप यहाँ पर देखेंगे पूरी पृथ्वी में, अगर हम ग्लोब में देखें तो यहाँ पर स्थिति है। उसके अलावा इसके ठीक नीचे जिस देश के लोग सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा होगा। तो इसके जब हम सापेक्ष यहाँ पर देखेंगे तो सही आंसर होगा अर्जेंटीना, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, देश है अर्जेंटीना। तो यही हमारे ठीक विपरीत में होगा, अगर एक प्रकार से हम देखा जाए, सापेक्ष देखा जाए पृथ्वी के पृष्ठ में जब हम देखें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, यानी बार बार जो धान की फसल है वो उगाई जा रही है किसी किसान के द्वारा, उसमें उर्वरकों का भी उपयोग है और साथ ही साथ जो कीटनाशक हैं उनका भी आधिक्य में उपयोग किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इससे होगा ये कि जो धान की फसल है उसके लिए उपयोगी बनाने का ऐसा कोई यहाँ पर कार्य होगा नहीं, बल्कि यहाँ पर अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो देखिए बार बार आप क्या कर रहे हैं, बार बार उसमें आप उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं और बार बार धान की खेती कर रहे हैं। तो इससे क्या होगी कि वो फसल यहाँ पर
यानी अनुपयुक्त हो जाएगी और वो कम उपजाऊ वो फसल रह जाएगी, क्योंकि हम जब एक चक्र होता है रबी की फसल, खरीफ की फसल, और जैसे हमने वहाँ पर धान की खेती की, फिर हमने गेहूं की खेती की, तो इस प्रकार से जो उर्वरता है वो वहाँ पर बनी रहती है और अच्छी जो उपज है वो हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो यह है हमारा जो, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा परिवार, दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। तो ये सब हमारे लिए यानी ईवीएस के 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो में बनाने के लिए सबसे अच्छी तरीके क्या हो सकते हैं? यानी जो पोर्टफोलियो शिक्षार्थी के लिए हमको तैयार करना है उसके अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं? तो इसमें हम एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल करने वाले काम का चयन करना, तो ये हमारा सही आंसर होगा। फिर है, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, ये शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो के अच्छे तरीके नहीं हो सकते। फिर शिक्षार्थी से अपने काम का चयन उसके पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको कार्य कराना है वो शिक्षार्थी से ही कराना है। तो एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, ये भी हमारा सही होगा, यानी सही आंसर होगा ए, सी और डी। तो ए, सी और डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो आपको बताना है कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। तो यहाँ पर जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, यानी सभी का एक एकीकरण है। आप उसमें देखते हैं इन्वायरमेंट, तो इसीलिए इसे हम ईवीएस कहते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान भी, हमारी पर्यावरण शिक्षा भी है और जो विज्ञान है वो भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो देखिए, शिक्षार्थियों को जो पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले जो विभिन्न ईंधन है उन पर सर्वेक्षण करना है, और इस सर्वेक्षण का जो संचालन है कौन सी प्रक्रिया की जाए जिससे कौशल और भी ज़्यादा विकसित हो सके। तो इसमें देखिए, आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं? ये आपको बताना है। तो इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये देखिए, सीखने का हम ये कह लें, सीखने के लिए आवश्यक तत्व नहीं हो सकता। फिर इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए, ये हमारा सही है। फिर यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है, ये भी हमारा सही है। फिर सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता, तो ये हमारा गलत है, यानी सही आंसर होगा बी और सी केवल। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ईवीएस सेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि ईवीएस सेक्शन होता है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 यानी जो प्राइमरी लेवल का एग्जाम होता है सीटेट के अंदर, तो उसमें ये सेक्शन होता है हमारा ईवीएस वाला, और पहले ही हम आपको सिलेबस के बारे में बता चुके थे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इस बुक का, जो कि पेपर 1 के लिए ही फॉर्म की गई है, और 3000 से प्लस एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें दिए हुए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।